अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं भारत की लिसानी पॉलिसी के बारे में। एक ऐसा मौजू जो सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी पहचान और हमारे मुल्क के इत्तेहाद से जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर एमए, टीईटी या सीटीईटी जैसे इम्तिहानात की तैयारी चल रही है, तो ये गुफ्तगू बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि हम इन तमाम अहम निकात को समझेंगे जो हर साल इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे मुल्क में जहां इतनी जुबानें बोली जाती हैं, एक लिसानी पॉलिसी बनाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज था। फिर हम इस चैलेंज के हल यानी सह लिसानी फार्मूला की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आइन जुबानों के बारे में क्या कहता है और फिर जदीद तालीमी पॉलिसियां इस सोच को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। और हाँ, आखिर में एक तेज सी दोहराई भी करेंगे ताकि सब कुछ जहन में बैठ जाए। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं जिसका सामना हमारे मुल्क के पॉलिसी साजों को आज़ादी के फौरन बाद करना पड़ा। सवाल यह था कि एक ऐसा मुल्क जहां सैकड़ों जुबानें और बोलियां हैं, वहां तालीम के जरिए क्या हो, कैसे हम इलाकाई ज़बानों को भी बचाएं और साथ ही पूरे मुल्क को एक धागे में भी पुरोएं। ये कोई आसान काम नहीं था। इसी कश्मकश और बहस के नतीजे में सहलिसानी फार्मूला का नज़रिया सामने आया। तो ये फार्मूला आप समझें कि एक पुल की तरह है। एक तरफ ये हमारी मुकामी ज़ुबानों और सकाफ़तों को मजबूत करता है और दूसरी तरफ ये पूरे मुल्क को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। इसका असल मकसद ये था कि कोई भी तालिब इल्म अपनी ज़ुबान से दूर ना हो, लेकिन साथ ही वो दूसरे इलाकों के लोगों के साथ भी आसानी से बातचीत कर सके। ठीक है, तो अब वक्त है कि हम इस फॉर्मूले को ज़रा करीब से देखें और समझें कि आखिर ये है क्या, इसकी बुनियाद कब और किसने रखी। आइए जानते हैं। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूले की जो बाकायदा सिफारिश थी वो कोठारी कमीशन ने की थी, जो 1964 से 1966 के दरमियान कायम हुआ था। ये नाम कोठारी कमीशन इम्तिहान के लिहाज से बहुत ही अहम है, इसे अच्छी तरह याद कर लें। यही वो कमीशन था जिसने भारत के पूरे तालीमी निज़ाम का गहराई से जायज़ा लिया और ये नतीजा निकाला कि ज़ुबानों की तालीम के लिए एक मुतवाज़िन तरीका अपनाने की ज़रूरत है। चलें अब इस फार्मूले के 3 हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहली जुबान, ये तो सबसे आसान है। ये हमेशा बच्चे की मादरी जुबान या उसके इलाके की जुबान होगी, क्योंकि सीखने की बुनियाद तो इसी जुबान से मजबूत होती है। अब आती है दूसरी जुबान। यहाँ थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई हिंदी बोलने वाली रियासत में है, जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, तो उससे कोई दूसरी हिंदुस्तानी जुबान जैसे तमिल, बंगाली या फिर अंग्रेजी पढ़नी होगी। और अगर कोई गैर हिंदी रियासत में है, जैसे तमिलनाडु या बंगाल, तो उसे हिंदी या अंग्रेजी में से एक पढ़नी होगी। और तीसरी जुबान, ये इन दोनों से अलग होगी जो पहले से पढ़ी जा रही हैं। मकसद ये है कि लिसानी दायरा और वसी हो। ज़बान की पॉलिसी सिर्फ स्कूलों का मामला नहीं, इसकी जड़ें हमारे आइन में बहुत गहरी हैं। अब हम इन कानूनी नुकात को देखेंगे और यह हिस्सा इम्तिहान के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवालात बनते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोग उलझ जाते हैं। याद रखिए, हिंदी भारत की सरकारी जुबान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौमी जुबान यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं। सरकारी जुबान का मतलब वो जुबान है जो हुकूमत अपने काम काज के लिए इस्तेमाल करती है। हमारे आइन ने किसी एक ज़बान को कौमी दर्जा नहीं दिया ताकि मुल्क में मौजूद तमाम ज़बानों को बराबर का एहतराम मिले। तो फिर अंग्रेज़ी का क्या मुकाम है? हमारे आइन का आर्टिकल 343(2) कहता है कि अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़ुबान यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। मतलब ये कि हिंदी के साथ साथ सरकारी कामों में अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल हो सकती है। ये सवाल सीटेट और टेट इम्तिहानात का एक पसंदीदा सवाल है, तो इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। हमारे आइन में ज़ुबानों के तनव्वु को तस्लीम करने के लिए एक ख़ास फहरिस्त है, जिसे 8वां शेड्यूल कहते हैं। इस शेड्यूल में कुल कितनी ज़ुबानें हैं? जी, कुल 22 ज़ुबानों को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। ये नंबर 22 बहुत अहम है। अच्छा, अब इस 22 के अदद से जुड़ी 2 बहुत ही दिलचस्प और अहम बातें याद रखें। पहली, उर्दू, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी ज़ुबान है, उन 22 तस्लीम शुदा ज़ुबानों में शामिल है। और दूसरी बात जो शायद कुछ लोगों के लिए हैरान कुन हो, वो ये है कि अंग्रेज़ी इस 8वीं शेड्यूल की फ़हरिस्त में शामिल नहीं है। ये फ़र्क अक्सर इम्तिहानात में उलझाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ तालीमी सोच में भी बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं कि आज के दौर में खास तौर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ज़बान की तालीम के बारे में क्या कहती हैं। तो जदीद तालीमी सूच का खुलासा ये है। एनसीएफ 2005 हो या एनईपी 2020, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक बच्चे को इब्तिदाई तालीम उसकी अपनी मादरी ज़बान में ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे बेहतर अपनी ज़बान में ही सीखते हैं।
NEP 2020 तो यहाँ तक कहती है कि कम से कम 5वीं जमात तक पढ़ाई का जरिया मादरी ज़बान ही होना चाहिए। इसके अलावा NEP 2020 हमारी कदीम क्लासिकी ज़बानों जैसे संस्कृत, तमिल और फ़ारसी को भी फ़रोग़ देने की बात करती है ताकि हम अपनी सकाफ़ती जड़ों से भी जुड़े रहें। अच्छा, तो अब जबकि हमने तमाम बुनियादी चीज़ें समझ ली हैं, तो चलें एक तेज़ सी दोहराई करते हैं ताकि इम्तिहान के लिए ये सारे अहम नुकात हमारे जहन में पुख्ता हो जाएं। ये देखें, सारे अहम नुकात एक जगह पर। चलें जल्दी से एक नज़र डालते हैं। लिसानी फार्मूला, कोठारी कमीशन की सिफारिश, पहली ज़ुबान हमेशा मादरी या इलाकाई ज़ुबान, हिंदी सरकारी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान बिल्कुल नहीं, अंग्रेज़ी मुआविन सरकारी ज़ुबान, और 8वां शेड्यूल जिसमें 22 ज़ुबानें हैं, उर्दू शामिल है मगर अंग्रेज़ी शामिल नहीं है। इस टेबल से सब कुछ एक साथ याद रखना आसान हो जाता है। चलें अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। पहला सवाल, सहलिसानी फार्मूला किस तालीमी कमीशन की सिफारिश पर नाफिज किया गया था? सोचिए, बिल्कुल सही जवाब है कोठारी कमीशन। अगला सवाल, इस फॉर्मूले के मुताबिक पहली ज़ुबान कौन सी होनी चाहिए? इसका जवाब तो बहुत ही वाज़ेह है, हमेशा मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान। अब आइन से एक सवाल, आर्टिकल 343(a) के तहत हिंदी का क्या दर्जा है? याद है, उसे सरकारी ज़बान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये बहुत अहम सवाल है। क्या हिंदी हमारी कौमी ज़बान है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सरकारी ज़बान है। अच्छा, अब अंग्रेज़ी के बारे में बताइए। आर्टिकल 343(2) के तहत इसकी क्या हैसियत है? याद करें, ये मुआविन सरकारी ज़ुबान यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। 8वीं शेड्यूल में कुल कितनी ज़बानें हैं? जी हां, सही जवाब है 22। क्या अंग्रेजी उन 22 ज़ुबानों में से एक है? नहीं, अंग्रेजी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। और उर्दू के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो 8वें शेड्यूल में शामिल है? जी हां, उर्दू बिल्कुल इस फहरिस्त का हिस्सा है। और हमारा आखिरी सवाल आज की नई तालीमी पॉलिसी से है। NEP 2020 के मुताबिक मादरी ज़बान में तालीम कम से कम किस ग्रेड तक लाजमी होनी चाहिए? जवाब है कम से कम ग्रेड 5 तक। तो आज हमने देखा कि ज़ुबान की पॉलिसी सिर्फ एक कायदा कानून नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के तनव्वुओं को मनाने और सबको एक साथ लेकर चलने की एक कोशिश है। मैं आपको इस सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि आज की ये पॉलिसियां हमारे क्लासरूम के तजुर्बे को कैसे शक्ल दे रही हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया।